हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आज आप मेरे साथ हैं सफल बैच में। जो सफल बैच है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है, सफल 3.0। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सिर्फ सिर्फ ये साइंस वालों के लिए है। तो साइंस वालों के लिए भी है, और याद रखिए ये आर्ट्स वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों ही बच्चों के लिए है। सफल 3.0 साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार एक्चुअली ये मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है। एक बार मैंने साइंस वाली सिर्फ ये पीछे जो मतलब मेरा पीपीटी है उसमें सिर्फ साइंस वाली स्लाइड थी, तो बच्चों को लगा ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है। आर्ट वाली डाली तो बच्चों को लगा सिर्फ आर्ट वालों के लिए है। देखिए जो इंग्लिश है ना वो सब जगह एक जैसी ही आती है। जितने भी आप सीयूटी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप साइंस के लिए दे रहे हो या फिर आर्ट्स के लिए दे रहे हो, आपको इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम मिलेगी सब जगह पे। तैयारी भी करने का सेम ही तरीका है। ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट थे। ऐसे टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन सबसे पहले फंसेंगे। अगर इंग्लिश आएगी तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही हर हाल में। ठीक है चाहे वो हमारे 8 यूनिवर्सल रूल्स हो, चाहे वो हमारे 8 यूनिवर्सल रूल्स हो, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, टेंसेस टेंसेस और इडियम्स हो, PQRS या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, इन पे एम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पे प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते तो कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक्स में भी आपको दिक्कत होने वाली है। आज का जो टॉपिक है, आज हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, एक नाउन्स और एक प्रोनाउंस, और इनके हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। इन पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये देखेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ साथ लास्ट में हम हमेशा की तरह कुछ वोकैबलरी भी करेंगे। हर क्लास में मैं आपको थोड़ी वोकैबलरी इसलिए कराता हूँ क्योंकि वोकैबलरी से आप बचकर नहीं भाग सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके एग्जाम में रखी होगी, तो और आप इसे एक दिन में बहुत सारी रट नहीं सकते। तो थोड़ा थोड़ा अपने वोकैब रजिस्टर में आप लिखते रहेंगे, वोकैब रजिस्टर को बार बार देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ें आपके लिए एकदम बेहतरीन रहेंगी। तो आपको करना क्या है, बस रेगुलरली अपने वोकैब रजिस्टर में इसको लिखते रहना है। अगर अभी तक आपने वोकैब रजिस्टर ही नहीं बनाया है तो आप बहुत पीछे हैं। तो आपकी वोकैब की तैयारी शुरू ही नहीं हुई है, आप चाहते ही नहीं है करना, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई आपको वोकैब रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर वोकैब रजिस्टर अब तक तैयार नहीं है तो आपसे मेरी इंतजा है, प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए। चलिए, तो बात करते हैं भाई नाउन्स की। पहले नाउन्स पढ़ लेते हैं। तो यार ये तो सबको पता है, नाउन इज अ नेम। एनीथिंग दैट हैज अ नाउन, दैट हैज अ नेम इज नाउन। कोई भी चीज़ जिसका नाउन, जिसका कोई नाम हो सकता है वो नाउन है। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है। जैसे ट्यूबलाइट नाउन है, जैसे फैन नाउन है, AC नाउन है, कंप्यूटर नाउन है। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड नाउन है, कैमरा नाउन है। ठीक है, ये डोर नाउन है, वॉल नाउन है। ठीक है, ये चेयर नाउन है, टेबल नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, जो भी तुम्हारे आसपास तुम देख सकते हो, छू सकते हो, खा सकते हो या महसूस कर सकते हो, सारे के सारे नाउन है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, कई सारी डेफिनेशंस इसकी आती हैं। नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे के सारे। ठीक है, तो समझने के लिए बस ये आप ये समझ सकते हैं, जिसको आप खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नाउन होती हैं। ठीक है, तो अब इन नाउन्स को ना हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। किसमें? एक तो हमने बनाए ऐसे नाउन्स जो कहलाते हैं काउंट नाउन्स। ठीक है, या इनको समझने से पहले इनका इससे भी पहले वाला क्लासिफिकेशन समझते हैं, जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा बचपन में। ये वाले पढ़े होंगे ना आपने, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन,
और लास्ट में मटेरियल नाउन। ठीक है, ये बड़ा आसान है, अभी आपको याद हो जाएंगे। देखिए कॉमन नाउन समझते हैं पहले। कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। पूरी कम्युनिटी का मतलब है कि वो कॉमनली यूज होते हैं किसी भी इंसान के लिए, पर्सन के लिए। जैसे आपने कह दिया बॉय, तो वो एक कॉमन नाउन है, या आपने कहा गर्ल, वो एक कॉमन नाउन है, या फिर आपने कहा किंग, एक कॉमन नाउन है, या फिर आपने कहा बिल्डिंग, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। क्योंकि बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, इनका आप प्लूरल भी बना सकते हैं। बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, बहुत सारे राजा हो सकते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, इनके प्लूरल भी बना सकते हैं, कॉमन है। अब इन्हीं को आप खास बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बॉय की जगह कोई नाम लिख देंगे रवि, गर्ल की जगह कोई नाम लिख देंगे सीमा, या फिर किंग की जगह लिख देंगे अकबर, और बिल्डिंग की जगह मान लीजिए बुर्ज खलीफा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अब ये प्रॉपर नाउन हो गए। पहले ये कॉमन नाउन थे, अभी आपने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर नाउन में। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको तुम खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें आ जाते हैं तुम्हारे स्टेजेस ऑफ लाइफ, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे इसमें आ जाते हैं नेम्स ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स, इनके नाम आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं नेम्स ऑफ प्रोसेस या फिर फिनोमिना। तो किसी फिनोमिना का नाम, किसी प्रोसेस का नाम, वो सब भी इसी के अंडर आ जाता है। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे आपने कहा एडोलिसेंस, एडोलिसेंस क्या है, किशोरावस्था, ठीक है, या फिर एडल्ट्री मतलब बड़ा हो जाना, जवानी भी कह सकते हैं आप, यूथ, ठीक है, या आपने कहा मदरहुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सारे के सारे कौन से नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इसी तरीके से हमारे पास जितनी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो भी, जैसे लव, हेट, डिजायर, विश, ये सारे के सारे हमारे इमोशंस हैं रिले। तो ये सारे के सारे भी क्या हो गए, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इसके बाद किसी फिनोमिना का नाम, जैसे आपने कहा फोटोसिंथेसिस, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे किसी प्रोसेस, किसी फिनोमिना, किसी तरीके का नाम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। इनको आप खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, ऐसे नाउन जिसमें बहुत सारा है बट वो खुद एक है। जैसे टीम, बहुत सारे प्लेयर्स हैं पर टीम तो एक ही है। बहुत सारे मेंबर्स हैं पर ग्रुप तो एक ही है ना। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं पर मिनिस्ट्री तो एक ही है। इसी तरीके से बहुत सारे अंगूर हैं पर गुच्छा तो एक ही है, बंच, है ना। तो टीम, ग्रुप, मिनिस्ट्री, बंच, ज्यूरी, ज्यूरी क्या, ग्रुप ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं। तो स्कूल, क्लास, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारा है पर ये एक है। ठीक है, मटेरियल कौन से होते हैं
मटेरियल नाउन इन सबको छोड़ के जितने भी नाउन बचे जिनको आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना की जिंदगी में, घर बनाने में, मकान बनाने में, ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? सीमेंट, ब्रेक, इसमें सारे मेटल्स आ जाएंगे, इसमें सारे नॉन मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह सब इसमें आएगा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे के सारे कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो सारे ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब कभी अगर आपको नाउन को पहचानने में दिक्कत हो तो आप ये डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर भी आपको इसमें समझ में आ जाएंगे, कॉमन भी समझ में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, कलेक्टिव जो भी ग्रुप है कलेक्टिव है, और मटेरियल भी। अच्छा जी, अब बात आती है कि इनको और हमने ज़्यादा और भी फर्दर मतलब कैटेगराइज किया है, और हमने इन्हीं में से निकाल लिए हैं कौन से नाउन? जो कहलाते हैं काउंट नाउन्स, और ऐसे नाउन जो कहलाते हैं नॉन काउंट नाउन्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, तुम्हारे पास कोई भी नाउन है, कोई भी चीज है, तो तुम दो ही तरीके से पता कर सकते हो कि कितनी है। अगर तुम्हें उसकी क्वांटिटी पता करनी है तो या तो क्वांटिटी पता कर सकते हो या फिर नंबर पता कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे नाउन जिनको तुम गिनते हो वो काउंट नाउन में आ जाते हैं। इनको तुम क्या करते हो? बेसिकली काउंट करते हो, तो ये काउंट नाउन में आ जाते हैं। जैसे इसमें आ जाएंगे तुम्हारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन भी आ जाएंगे इसमें, और यूजुअली कलेक्टिव नाउन भी इसी में आ सकते हैं। तुम गिन सकते हो ना, 15 टीम्स थी, ठीक है, 16 मिनिस्ट्री थी, तुम सब गिन सकते हो। कितनी लड़कियां थी, कॉमन नाउन में गिन सकते हो। कितने अकबर रहे हैं, ये भी गिन सकते हो। कितने फैरो रहे हैं, गिन सकते हो। तो ये सारी चीजें तुम गिन सकते हो। तो जो सारी चीजें तुम गिन सकते हो वो आ जाती हैं तुम्हारे पास किसमें? कलेक्टिव नाउन्स में, ओ सॉरी, नॉन काउंट नाउन्स में। दूसरी चीज, जिनको गिनते नहीं हो, तो अगर गिनते नहीं हो तो क्या करते हो? उनको मेजर करते हो। इनको आप क्या करते हो? मेजर करते हो। तो वो सारे नाउन जिनको तुम मेजर करते हो, तोलते या मापते हो, वो सारे आते हैं मेजरेबल नाउन या काउंट नाउन में। इन्हें तुम मेजरेबल भी कह सकते हो। इनको तुम मेजर करते हो। तो इसमें तुम्हारे कौन कौन से नाउन आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अब क्योंकि तुम इसको हमेशा मेजर करते हो, तो मेजर करने के लिए हमेशा यूनिट चाहिए होगा, तो इसका हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे पीस, पैकेट, गैलन, केजी, लीटर, इस तरह से हमेशा इनका यूनिट होता है ना। कि मैंने मान लो कहा 2 पीस ऑफ चॉक, 1 लोफ ऑफ ब्रेड, तो हमेशा इसका कोई, या 3 पैकेट्स ऑफ मिल्क, हाँ जी, मिल्क नॉन काउंट होता है ना, याद रखिए ना। अबे यार, मैंने उल्टा बता दिया। ये ये हैं आपके नॉन काउंट, जिनको हम मेजरेबल कहते हैं, और ये वाले हैं आपके काउंट नाउन, ठीक है। अब ठीक हो गया। काउंट नाउन में आपके कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव आते हैं, क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हैं। और नॉन काउंट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट आता है और मटेरियल नाउन आता है, क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते। अब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उनका हमेशा एक यूनिट होता है, क्योंकि मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होता है। साइंस वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे, मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होता है। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वो सारे के सारे नॉन काउंट होते हैं, क्योंकि आप उनको हमेशा मेजर करते हैं। आप क्या कहते हो? भैया 2 लीटर दूध दे दो, या फिर 2 पैकेट दूध दे दो। तुम ये नहीं कहते भैया 2 दूध दे दो, 2 दूध दे दो का क्या मतलब है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आपको कहना पड़ता है
2 पैकेट या 2 लीटर या 2 गैलन, हमेशा यूनिट लगाओगे। इसमें यूनिट नहीं होता, इसमें क्या होता है, नो यूनिट बट नंबर। इसमें आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, जैसे 3 गर्ल्स, 4 बॉयज, 12 बुक्स। तो इसमें आपको हमेशा नंबर देखने को मिलेगा और इसमें आपको हमेशा यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं नॉन काउंट नाउन के। लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ऑल लिक्विड्स गैसेस तो मैंने लिख ही दिया था। सीनरी, पोइट्री, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन काउंट नाउन है। इनको कभी गिनोगे नहीं और इनके साथ कभी एस और एस भी नहीं लगाओगे, याद रखो इनके साथ डू नॉट यूज एस और एस, ठीक है, क्योंकि इनका क्या होता है, नो प्लूरल, इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता, समझे, इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता, इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल भी नहीं करोगे। उसके बाद ये वाले जो हैं, इनमें क्या क्या है, इनमें क्या है, ये तो मैंने बता दिया, सारे कॉमन, सारे प्रॉपर, सारे कलेक्टिव काउंट नाउन होते हैं। इसके बाद इसका यूनिट होता है, हमेशा यूनिट नहीं होता, क्या होता है, नंबर होता है, नंबर होता है इसका हमेशा, जैसे 3 गर्ल्स 4 बॉयज 12 बुक्स। बहुत सारे इसके अलावा भी होते हैं जो कि काउंट नाउन होते हैं, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। याद रखिएगा स्टार्स भी हमेशा स्टार्स भी हमेशा कौन से नाउन है, काउंट नाउन है, क्योंकि स्टार्स को आप काउंट करते हैं, सारे नहीं काउंट कर पाते पर करते तो काउंट ही हो, यही तो कहते हो मिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना, आप हमेशा यही कहते हो, इसी तरीके से यूज करते हो उसे, तो ये हमेशा काउंट नाउन होता है। इसी तरीके से मनी, याद रखना, मनी इज अ नॉन काउंट नाउन, क्योंकि आप मनी को मेजर करते हो जीडीपी से, मनी का मतलब वेल्थ जैसा होता है। पैसे को आप, पैसा क्या है, पैसा नहीं है मनी, पैसा इज अ करेंसी, रुपया इज अ करेंसी, डॉलर इज अ करेंसी, पाउंड इज अ करेंसी। सो हम यहाँ पे करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी तो काउंट होती है पर मनी नॉन काउंट होती है, याद रखिए, करेंसी, करेंसी इज अ काउंट नाउन बट मनी इज अ नॉन काउंट नाउन, ये बात भी याद रखिए। दूसरी चीज, इसका कभी प्लूरल नहीं होता और इसका प्लूरल हो सकता है, मतलब इसके साथ एस एंड ई एस यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका प्लूरल होता है, इसका प्लूरल ही नहीं होता तो एस और ई एस का भी इसके साथ कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बार शॉर्ट में बताता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया, देखो मेनली हमारे पास 5 तरह के नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल। इसके मैंने भर भर के आपको एग्जांपल्स दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्हीं नाउन्स को और क्लासिफाई कर दिया गया, नॉन काउंट में और काउंट में। नॉन काउंट ऐसे जिनको काउंट नहीं करते, तुम मेजर करते हो, भाई चावल लेने जाओगे, क्या कहोगे, भैया 25 चावल दे दो, नहीं 25 किलो, तो किलो क्यों लगाया, क्योंकि उसे आप काउंट नहीं करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो सारे के सारे मेजर हो जाते हैं। मेजर करने के लिए उनके साथ यूनिट जैसे पीस, पैकेट, गैलन, केजी, लीटर, है ना, किलो, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस, जितने भी लिक्विड होंगे, गैसेस होंगे, सारे के सारे नॉन काउंट होंगे, उनको गिन तो सकते नहीं हो कि 25 नाइट्रोजन थी, नहीं, तो आप 25 ग्राम कह सकते हैं नाइट्रोजन थी, ठीक है। फिर सीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, मनी, ये सारे के सारे हमेशा नॉन काउंट रहेंगे, इनको गिनोगे नहीं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिए, यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, क्योंकि ये भी तो सिंगुलर ही है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब। ये कैसे नाउन है भाई, ये वाले कहलाते हैं तुम्हारे काउंट नाउन, इनके साथ क्या है, इनको आप हमेशा गिनते हो,
तो कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव ये हो गए, इनका कोई यूनिट नहीं होता, इनका हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। जैसे 3 लड़कियां, जैसे 4 बॉयज, जैसे 12 बुक्स, स्टार्स, करेंसी, ये सारे के सारे क्या है, नॉन काउंट, ये सारे के सारे काउंट, इनको आप हमेशा गिनोगे, इनका कोई नंबर होगा, इसीलिए इनका प्लूरल भी किया जा सकता है, इनका प्लूरल भी किया जा सकता है। ठीक है, एक और एडिशनल चीज मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई इनके साथ तुम मैनी और फ्यू का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इनके साथ नहीं करते हो, इसके साथ तुम इस्तेमाल करते हो मच या फिर लिटिल का। ज्यादा बताना है तो मच, कम बताना है तो लिटिल। नहीं समझे? जैसे तुमने कहा आई हैव मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक नॉन काउंट नाउन है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सारे नॉन काउंट नाउन है। तो आप कहेंगे मच इंफॉर्मेशन, लिटिल एडवाइस, ठीक है, लिटिल मिल्क, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मच गर्ल्स, आपको कहना पड़ेगा मैनी गर्ल्स, फ्यू बॉयज। ठीक है, तो मैनी और फ्यू का इस्तेमाल काउंट के साथ होगा और मच और लिटिल का इस्तेमाल नॉन काउंट नाउन्स के साथ होगा। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब पॉइंट ये है कि कलेक्टिव नाउन को आप कैसे यूज करते हैं, सिंगुलरली यूज करते हैं या प्लूरली। तो याद रखिए कलेक्टिव नाउन कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, जैसे ज्यूरी, कमिटी, ग्रुप, टीम, आर्मी, ये वाले जितने भी होते हैं, इनके साथ कभी तो आपको यूज करनी है सिंगुलर वर्ब, और कभी आपको इनके साथ यूज करनी है प्लूरल वर्ब। अब ये कब कब करना है, अगर आप बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव एक्शन की। कलेक्टिव एक्शन का मतलब है कि सबने मिलकर कुछ किया है। तो अगर कलेक्टिव एक्शन है तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इंडिविजुअल एक्शन है तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब। इंडिविजुअल के एक्शन का मतलब क्या है, आप मेंबर्स की बात कर रहे हैं ग्रुप के। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा द कमिटी हैज शिफ्टेड इट्स ऑफिस, कमिटी ने अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया है। तो ये कलेक्टिव एक्शन होगा ना, ऐसा थोड़ी है कमेटी का एक आदमी वहां बैठ रहा है, एक आदमी वहां बैठ रहा है, सब एक ही जगह बैठ रहे हैं। कलेक्टिव एक्शन है, सबने मोस्ट प्रोबब्ली मिलकर डिसाइड किया होगा कि हम यहां बैठते हैं, तो ये कलेक्टिव एक्शन है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, तो जूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है या डिसीजन दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है, ये भी कलेक्टिव एक्शन है, सबने मिलकर डिसाइड किया होगा। मान लो 5 जजेस की बेंच थी, तो 2 लोग कुछ कह रहे थे, 2 कुछ कह रहे थे, एक ने जिसकी तरफ बोला आ गया, पर सबने मिलके सोचा ना, सबने उस पर जद्दोजहद करी, दिमाग लगाया, तो इट्स लाइक इट इज अ कलेक्टिव एक्शन। तो कलेक्टिव एक्शन है तो द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। या फिर
द आर्मी वॉज अप्रिशिएटेड फॉर इट्स ट्रिमेंडस एफर्ट्स। अब देखो भाई, आर्मी की अगर तारीफ हुई है तो एक दो चार बंदों की तो बात नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आर्मी हैज़ डन वेल, कि आर्मी ने बहुत बढ़िया किया है। तो इसका मतलब हम कलेक्टिवली इंडियन आर्मी की या आर्मी की मतलब उसकी बात कर रहे हैं, जो पूरा ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्शन है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर यहाँ पे यही एक्शन कलेक्टिव ना हो के इंडिविजुअल हो जाए, सब अपना अपना कर रहे हो, जैसे द जजेस हैव टेकन देयर सीट्स, तो जजेस ने अपनी अपनी सीट ले ली है, सब अपनी अपनी सीट पे बैठे ना, सब मिलके तो एक सीट पे नहीं बैठे, कलेक्टिव एक्शन नहीं है। तो ये इंडिविजुअल एक्शन है, इसलिए आपने इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। या फिर द टीम वर स्विमिंग इन द पूल, तो क्या मतलब हुआ, टीम वर स्विमिंग का मतलब है सब अपना अपना तैर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम ने सबने हाथ पकड़ा, इधर आओ धोनी, इधर आओ युवराज, ये पकड़े हाथ, छपक 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 छपक, सब एक साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या है, इंडिविजुअल एक्शन है, सब अपना अपना कर रहे हैं। द टीम वर स्विमिंग इन द पूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन मेनी पॉइंट्स, कहने का मतलब है कि कमिटी के अलग अलग व्यूज थे, अलग अलग ओपिनियंस थे, डिफरेंट ओपिनियंस थे, अलग अलग चीजें थी, अलग अलग चीजें कह रहे थे। कमेटी में मान लीजिए 8 लोग थे, तो 2 कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, 3 कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, फिर और बाकी के 2 कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, 2 चुप ही बैठे थे। तो ये क्या हो जाएगा, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पे कमेटी की अलग अलग राय थी, वो लोग डिवाइड थे। तो आपने क्या यूज किया, जब ये इंडिविजुअल एक्शन होगा, सब अपना अपना देख रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात हो रही होगी कलेक्टिव एक्शन की, तो आप सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, अगर कलेक्टिव सब मिलके कुछ कर रहे होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये था कलेक्ट, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और चीज देखते हैं। अब देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जिनके साथ तुम अगर एस या ई एस लगा दो तो उनका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे ये सबसे कॉमन वाला है न्यू, अब अगर तुम न्यूज कर दोगे मीनिंग बदल गया ना। वाटर, वाटर्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। समन, समन्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। ऑर्डर, ऑर्डर्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। पेन, पेन्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। आयरन, आयरन्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। कॉपर, कॉपर्स कर दोगे मीनिंग बदल गया। और एक ये भी समझ लो, फिश और फिशेस कर दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। आओ जरा, तो देखो न्यू तो तुम्हें सबको पता है, इधर वाले तो पता है, इधर वाले बता देता हूँ। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो होता है, खबरें, ठीक है, जिसे आप कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से वाटर आपको पता है, लेकिन जब आप वाटर्स कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है सी या फिर ओशियन। ऐसी समन आपको पता है, समन्सेस का मतलब हो जाता है, देखो समन जो है ना, समन इसका मतलब होता है कॉल, किसी को बुलाना।
जैसे मैं कहूं शी इज इल समन डॉक्टर, ये बीमार है किसी डॉक्टर को बुलवा लो, शी इज इल समन डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुलवा लो। जब आप कहते हैं समन्सेस तो इसका मतलब हो जाता है कॉल फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से बुलावा है आपका, ठीक है। जैसे द कोर्ट हैज इशूड समन्स अगेंस्ट हिम, कि भाई इसके लिए समन्स उसने इशू करे हैं। समन्स का मतलब होता है कि कोर्ट ने इसको बुलावा भेजा है कि तुम आ जाओ, समन्स। और इसका प्लूरल भी हो सकता है, अगर आपको एक से ज्यादा बुलावे आए हैं तो समन्सेस भी होता है, समन्सेस मतलब मोर देन वन समन, एक से ज्यादा बुलावे। जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था कि कोर्ट ने उसे मल्टीपल समन्स भेजे थे पर वो जाने को तैयार नहीं थे, तो उनको फिर अरेस्ट करने के लिए बोला गया। तो समन्सेस का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा। ऑर्डर आप जानते हैं, ऑर्डर आपने चाय का ऑर्डर दिया, पिज्जा का ऑर्डर दिया, दैट इज सिंपल ऑर्डर। जब आप कहते हैं ऑर्डर्स, जब आप कह रहे हैं ना ऑर्डर्स, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑर्डर। जीई जो आता है ना, गवर्नमेंट जीओ आता है कि भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, ये होना है। तो ऑर्डर्स का मतलब वो वाला ऑर्डर होता है। पेन आप जानते हैं, दर्द, पीड़ा, उत्पीड़न, पेन का मतलब सफरिंग होता है। लेकिन जब आप पेन्स कहते हैं तो इसका मतलब है स्ट्रगल। जैसे मैं कहूं शी टूक अ लॉट ऑफ पेन्स इन क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जाम, तो अगर उसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है तो उसे दर्द थोड़ी हुआ होगा, पेन्स हुए होंगे। पेन्स मतलब स्ट्रगल करना पड़ा होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो टू क्रैक अ यूपीएससी एग्जाम इज अ मैटर ऑफ पेन्स। पेन्स का मतलब है क्या, स्ट्रगल, ठीक है। आयरन आप सब जानते हैं, इट्स अ मेटल, लोहा होता है। और आयरन्स का मतलब होता है फेटर, बेड़ियां, हथकड़ियां, शैकल्स, फेटर्स, शैकल्स। कॉपर आप जानते हैं, तांबा होता है। कॉपर्स का मतलब होता है कॉइन्स, सिक्के। फिश आप जानते हैं, मछली होता है। फिशेस का मतलब होता है भिन्न प्रकार की मछलियां, वेराइटी ऑफ फिश। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे सीखा कि ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनके साथ आप एस और यस लगा के उनके मीनिंग को बदल देते हैं, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए। अब एक और तरह के नाउन, भाई कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस और यस लगा दोगे, मतलब जिनके साथ एस और यस लगा होता है, पहले ही लगा होता है, पहले ही, पर वो होते सिंगुलर हैं। ये कौन कौन से होते हैं, नेम्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ तो सब्जेक्ट्स के नाम है, ठीक है। कुछ है डिसीजेस के नाम, कुछ है स्पोर्ट्स या फिर गेम्स के नाम। हाँ जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए तुम्हारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनके साथ एस लगा हुआ है पर ये सिंगुलरली यूज होंगे, एस लगा हुआ है पर है सिंगुलर ये। डिसीज जैसे मीजल्स, मम्स, शिंगल्स, रिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज। तुम देखोगे सबके साथ एस लगा हुआ है पर सारे के सारे सिंगुलर है, इनका नाम ही ऐसा है, इनके साथ एस लास्ट में एस आता है पर ये यूज सिंगुलरली ही होते हैं। स्पोर्ट्स या गेम्स के नाम जैसे बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, कैलिस्थेनिक्स, मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो इन सब के साथ देखो एस लगा हुआ है, ठीक है। बट
ये यूज सिंगुलरली ही होंगे। तो कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको प्लूरली यूज करना पड़ जाए। जैसे मैं कह दूं, अगर इसका पोजेशन बना दूं, मतलब इनका मीनिंग कुछ और आ जाए, जैसे माई मैथमेटिक्स आर वीक, तो इसका मतलब है मेरी कैलकुलेशंस वीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी तो हो नहीं सकती, मैथमेटिक्स तो एक साइंस है, तो वो सभी की है। ठीक है, तो मैंने कहा माई मैथमेटिक्स या हर फिजिक्स, तो उस केस में आप प्लूरल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब है उसको फिजिक्स का समझना है ना, उसको जो प्रैक्टिकल फिजिक्स है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप प्लूरल यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स आर पॉलिटिक्स in the name of religion is dirty tactics। अब यहां पे इसकी जगह आप लिख देंगे आर। क्यों लिखा आपने आर? क्योंकि आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, राजनीति दावपेच जो किए जाते हैं धर्म के आधार पे, वो गंदे तरीके हैं, ये बात कही जा रही है। तो पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट शुड बी आर। आर क्यों? क्योंकि आप बता रहे राजनीतिक दावपेच, इसलिए आपने आर लगाया। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिसीज की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, सब्जेक्ट्स की बात है, इन सबको सिंगुलरली यूज करेंगे। एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि कभी कभी माई पॉलिटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, योर फिजिक्स ऐसे आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली बात कर रहा है। या फिर वो किस पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और ले रहा है, राजनीतिक दावपेच ले रहा है, तो वो प्लूरली यूज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लो भाई, क्वेश्चंस आ गए हैं, दम लगाते रहो। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं 5 सेकंड बस। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर सोल्यूशन दे दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट। फर्नीचर इज, ना कि आर। आर क्यों आएगा भाई? बताया था ना, नॉन काउंट नाउन है, लिखवाया था। तो द फर्नीचर इज ब्यूटीफुली अरेंज इन द लिविंग रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सब करा हुआ है। तो मैंने बताया था ये एक ऐसा नाउन है, ठीक है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, प्लूरली लिखा जाएगा, यूज सिंगुलरली होगा, तो बिलियर्ड्स इज होगा। बिलियर्ड तो कुछ होता ही नहीं है, तो बिलियर्ड वाले दोनों कट गए, बिलियर्ड्स के साथ आर लगेगा नहीं, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ अ गेम। सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे आप एक नई चीज सीखेंगे। याद रखिए ये जो होते हैं ना, पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी। सो पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन। याद रखो ये सारे के सारे प्लूरल हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? प्लूरल नाउन्स हैं। इनके साथ क्या आएगी? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। एक बात और याद रखना, डू नॉट यूज एस और एस विद देम। इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना है। मीनिंग बता देता हूं। वर्मिन का मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल आप खाद वाद बनाने में, इस सब में करते हैं। दिस आर कॉल्ड वर्मिन। कैटल मवेशी है ना, भेड़ बकरियां।
जेंट्री का मतलब होता है एलीट क्लास ऑफ पीपल, एकदम अमीर लोग, हाई स्टैंडर्ड वाले, बड़े बड़े बंगले वाले, है ना, अमीरों में बड़ी बड़ी कॉलोनी में, जैसे ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन जैसे जगहों पे दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दे आर जेंट्री। अच्छा, इन्फेंट्री का क्या मतलब है? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। तो द इन्फेंट्री वर मार्चिंग, तो इन्फेंट्री हो जाता है सोल्जर्स ऑन फुट, और कैवलरी हो जाता है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। पीजेंट्री हो जाता है किसानी, किसानी फार्मर जो होते हैं। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप मुर्गी वगैरह पालते हैं, तो वो सारा पोल्ट्री में आ जाते हैं। इन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस इज नहीं कहेंगे कभी भी। या फिर द कैवेलरी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो जो सोल्जर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से द कैटल आर, इनके साथ एस और यस नहीं लगेगा, पर ये हैं सारे के सारे प्लूरल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यकीन समझ आ गया होगा कि ये सारे के सारे प्लूरल नाउन हैं। इनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और कभी एस और यस नहीं लगाएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बना दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। द जज इशूड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। तो भाई कोई भी गलती नहीं है इसमें, नो एरर डी। काहे? इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स के लिए मैंने आपको बताया था ऑर्डर ही यूज करते हैं। अगर किसी ने इसे ऑर्डर कर दिया तो उसका गलत हो गया। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स वंस अगेन। द ब्लैक स्मिथ हीटेड द आयरन, थोड़ी होगा हीटेड द आयरन टू शेप इट, तो आयरन का ही तो स्ट्रॉन्ग टूल बनाएगा वो। आयरन्स का मतलब तो मैंने आपको फेटर बताया था, फेटर की यहां पे बात नहीं हो रही है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी आप एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए, ये चारों के चारों के बारे में कुछ बातें याद रखिए। पहली चीज, नो एस और एस, इनके साथ एस और एस मत लगाना, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। दूसरी चीज, कैन बी यूज बोथ सिंगुलरली एंड प्लूरली। सिंगुलरली भी यूज हो जाता है, प्लूरली भी यूज हो जाता है। अब सवाल ये सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है? तो बस बाकी सेंटेंस से पता चल जाएगा। देखो, अब मैंने लिखा मैनी शीप, तो ये प्लूरल हो जाएगा ना, मैनी शीप आर ग्रेजिंग, चर रही हैं। या फिर अ डियर वॉज हंटेड। तो इससे पहले या इसके बाद जो वर्ब लगेगी उससे पता चल जाएगा, जैसे ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, कि एक था या दो थे।
सेम आप स्पीशीज के साथ करेंगे। फिश को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर फिशेज आप करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वैरायटी ऑफ फिश। पीछे मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पीछे जाके देख लीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अब सेवरल इसने कह दिया, जैसे मैंने यहाँ पे मैनी कहा था तो सेवरल कह दिया, तो मैनी डियर हैव, वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल। डियर्स कुछ होता नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और एक डियर थोड़ी है जो आप डियर हैज कहेंगे, एक से ज्यादा है, इसलिए आपने डियर हैव कहा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इज देयर एनीवन एल्सिस, तो ये एल्सिस नहीं होगा भाई, ELSE, बस सिर्फ इतना होगा। ये जो एपोस्ट्रॉफी लगाई है ना, नहीं लगेगी। याद रखो एनीथिंग, एनी नाउन, कह रहा है कोई भी नाउन जिसका अंत हो रहा है सी पे या एस पे, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है हिसिंग साउंड, ऐसी साउंड, ऐसी साउंड, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, बिना एस के एपोस्ट्रॉफी लगेगा। अब एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा लायंस डेन, पीपल्स चॉइस, मोहन्स शूज। तो पहली तो बात याद रखो कि एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लिविंग चीजों के साथ लगता है ना, लिविंग भी नहीं, हाँ कह सकते हो लिविंग बीइंग्स के साथ, ठीक है। और ये बताता क्या है? ये बताता है पजेशन, अधिकार। हिंदी में समझे तो का या की, जैसे शेर की मांद, तो शेर का अधिकार होगा ना इसमें, की मांद पोजेशन, लोगों की चॉइस, ऐसी मोहन की शर्ट, पोजेशन बताता है। नॉन लिविंग के केस में ओ एफ ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे द क्लोथ ऑफ द टेबल, इसमें मैं टेबल्स क्लोथ नहीं कह सकता, हाँ जी, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, द क्लोथ ऑफ द टेबल। या मैंने कहा द कॉलर ऑफ द शर्ट, ये तो सही है, लेकिन शर्ट्स कॉलर, ये बात गलत हो जाएगी। तो लिविंग के केस में आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, नॉन लिविंग के केस में नहीं लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये चीज क्या है, तो कभी कभी आप नॉन लिविंग के केस में भी लगा सकते हैं। 3 केसेस हैं, एक्सेप्शन क्या है इसका लिख लीजिए। इसके एक्सेप्शन यहां देखिए। कभी कभी जब आप बात करेंगे किसकी? स्पेस की, डिस्टेंस की, टाइम की,
तो अगर इन चारों में से किसी चीज की बात हो रही है, जैसे स्पेस की, टाइम की, वेट की या पर्सोनिफिकेशन की, तो आप लगा देंगे। जैसे मैंने कहा 10 पाउंड्स वेट, 10 पाउंड का भार, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेट के सेंस में आया। शी वॉज एट ए स्टोन्स थ्रो, वो मुझसे इतनी दूर थी कि मैं पत्थर फेंकता तो उसको लग जाता, मतलब एक पत्थर की दूरी पे, एक पत्थर फेंकने की, स्टोन्स थ्रो। तो ये भी आपने क्या कहा, किस सेंस में याद किया, अपने स्पेस के सेंस में, डिस्टेंस बता रहे हैं, स्पेस बता रहे हैं ना, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ, तो आप एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं, टाइम के सेंस में भी, वेट के सेंस में भी, स्पेस के सेंस में भी। अब एक एग्जाम्पल टाइम का भी देख लीजिए, जैसे 2 आवर्स मूवी, 2 घंटे की मूवी, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वेट हो या स्पेस हो या फिर टाइम हो, आप यूज कर सकते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है, कभी कभी हम पर्सन बना के किसी बेजान चीज को या नेचुरल चीज को यूज कर लेते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, प्रकृति का स्नेह, तो यूज कर लेते हैं। नेचर तो पर्सन थोड़ी है, पर नेचर्स लव हम यूज कर सकते हैं। या डेथ्स आइसी हैंड्स, मौत के ठंडे हाथ, तो मौत के हाथ थोड़ी होते हैं, मौत को हमने पर्सन बना के यूज किया, इसलिए हमने कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या बताने की कोशिश करी यहां पे, कि एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जो पोजेशन बताता है, अधिकार, एस लगा के। ठीक है, जैसे ये बताया, ये बताया, ये बताया, लेकिन ये पर्सन के या लिविंग चीज के सेंस में ही बताता है। नॉन लिविंग के सेंस में आपको प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना होता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप स्पेस, टाइम, वेट या पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं वापस इस रूल पे। ये रूल कहता है ऐसा कोई भी शब्द जो सीई या एस पे खत्म होता है या फिर निकालता है हिसिंग साउंड, ऐसी साउंड, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी बिना एस के लगेगा। जैसे बॉयज हॉस्टल, एस के बाद लगा है एपोस्ट्रॉफी, बॉयज एस नहीं करूंगा, एक और एस नहीं लगाऊंगा इसमें। जैसे तो ये एस नहीं आएगा, बस सिर्फ साइंस बून, साइंस के फायदे। ठीक है, सी पे खत्म हो रहा है। या फिर जीसस, एक और एस नहीं लगाऊंगा, जीसस ब्लेसिंग्स। ठीक है, या फिर कभी भी याद रखो बॉयज हॉस्टल, ये गलत है, या फिर बॉयज हॉस्टल, ये भी गलत है। इसका मतलब है एक लड़के का हॉस्टल, कोई बॉय है उसके साथ लगाया आपने एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब है एक लड़के का हॉस्टल, तो ये गलत हो गया। ये बॉयज, ये बहुत ज्यादा सू एस हो गया इसमें, इसलिए ये गलत हो गया। ये तरीके सही है लिखने के। ठीक है, सो एनीथिंग दैट एंड्स विद सीई और एस और प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विदाउट एस। आंसर इज ए। इसलिए एल्सिस नहीं किया आपने, सिर्फ एल्स लिख के और एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एपोस्ट्रॉफी का यहां पे आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश होल्ड्स इनफ मनी फॉर देयर वेकेशन, तो ये हो जाएगा भाई सुरेश एंड रमेश से अकाउंट। तो याद रखोगे ना, दोनों का है, दोनों का एक ही अकाउंट है ना। अपनी देयर वेकेशन मतलब उनकी वेकेशन के लिए, जब दोनों का एक ही है तो सिर्फ बाद वाले के साथ लगेगा। ये गलत है क्योंकि पहले वाले के साथ है, ये गलत है क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं,
शेयर्ड पोजेशन है, मतलब कोई एक चीज है जो दोनों की है। तो आपने सुरेश की भी और महेश की भी है। जैसे हम कहते हैं गुप्ता एंड सन्स शॉप, गुप्ता जी और उनके लड़कों की शॉप, तो दोनों की है, गुप्ता जी की भी है और उनके लड़कों की भी है। समझे? तो आपने सिर्फ बाद वाले पे लगा दिया, गुप्ता के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। अगर गुप्ता जी की अलग दुकान है, लड़कों की अलग दुकान है, तो दोनों के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया डी। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा हुआ क्वेश्चन है ये तो। है मीजल्स आर नहीं होगा, मीजल्स इस होगा, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ अ डिसीज, पीछे पढ़ाया है। ए इज द करेक्ट आंसर। सारी डिसीजेस लिखवाई हैं पीछे और पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन है द लगेजेस इज स्टैक्ड नियरली, तो लगेजेस कुछ होता ही नहीं है। मैंने बताया था लगेज बैगेज सिंगुलरली यूज होता है, इट शुड बी लगेज। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया था बाय दी 30 kgs वेट, 20 किलो के भार से। जो सूटकेस का था जब मैंने उसे उठाया 30 किलो के भार से, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पेस, वेट, पर्सोनिफिकेशन और टाइम के सेंस में आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गलती नहीं थी। देखो भाई, प्राइड ऑफ लायंस कह सकते हो या पीकॉक्स कह सकते हो ना, जो झुंड होता है लायन का या पीकॉक का, उसको आप प्राइड कह सकते हो। स्वार्म ऑफ आंट्स भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ट्रेन ऑफ आंट्स नहीं हो सकता, वॉली ऑफ बुलेट्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बट वॉली का मतलब होता है कतार, बुलेट्स, एरोस, ये तो हो सकता है, पर आंट्स नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। याद रखिए, तो स्वाम बोलते हैं किसको? झुंड को, फिश के या फिर मछलियों के, उसके चींटियों के। आसान क्वेश्चन है ये वाला, ये तो आपने मेरे साथ सीखा था। पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, सारे के सारे प्लूरल होते हैं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो जेंट्री आर नोन फॉर देयर इन्फ्लुएंस इन दी पॉलिटिक्स, तो इन लोगों को, इस जेंट्री को, इस एलिट क्लास ऑफ लोगों को जाना जाता है कि उनका असर है राजनीतिक लोगों पे भी। ये पॉइंट है। शी ट्राइड टू अवॉइड मिसचीफ्स, कुछ नहीं होता मिसचीफ। इक्विपमेंट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, याद रखो सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसी के साथ भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। अब याद रखो, ऐसा कोई भी नाउन जिसकी दो टांगे हो, एक के बिना दूसरी बेकार हो और दोनों टांगे आपस में जुड़ी हो, ध्यान से सुनना। एनी नाउन विच हैज टू लेग्स, वन लेग इज यूजलेस विदाउट दी अदर, दो टांगे, एक के बिना दूसरी बेकार है और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे नाउन्स के साथ हमेशा एस और एस यूज करोगे। सीजर्स,
pliers, tongs, pincers, spectacles, goggles, shorts, boxers, pants, trousers, स्टॉकिंग्स, और भी बहुत सारे होते हैं, बाइनोकुलर्स। इन सब के साथ हमेशा याद रखो आता है क्या? प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी दो टांगे एक के बिना दूसरी बेकार है। प्लायर्स क्या होता है? प्लास जिसे आप कहते हैं, एक निकाल दो दूसरा भी बेकार हो गया। सीजर, एक साइड निकाल दो दूसरी बेकार हो गई। गॉगल्स, एक फोड़ दो दूसरी साइड बेकार। शॉर्ट कच्चा होता है भाई, एक साइड का फाड़ दो दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा। सेम इज विद बॉक्सर। पैंट्स क्या होती हैं? पैंट आप जानते हैं, हाफना। पैंट्स, पैंट हाफना होता है। पैंट्स जो आप पहनते हैं, तो बाजार जाके पैंट मत मांगा करो, पैंट्स मांगा करो, जीन्स ना कि जिन। तो सीजर्स आर, तो द सीजर्स आर ऑन द टेबल नेक्स्ट टू द पेपर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई यहां पे हमारा नाउन होता है खत्म, और हम बढ़ेंगे एक अगली सफर की तरफ, प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपके कवर करे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हैं। इन सबको एक जगह लिखिए, नोट्स बनाइए, है ना, और नाउन्स बढ़िया से फोड़ के आइए। अभी हम चलने वाले हैं प्रोनाउंस की तरफ। तो आइए गाइस थोड़ा सा समझते हैं प्रोनाउंस को। तो प्रोनाउंस क्या है? बेसिकली नाउन्स ही हैं, बट क्या हम बार बार नाउन का इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, रवि, मैं उससे बात कर रहा हूँ या उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि रवि एक बढ़िया लड़का है, रवि 12th क्लास में पढ़ता है, और अभी रवि डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, और रवि साथ साथ जेई का भी एग्ज़ाम देने की सोच रहा है। रवि रोज़ अपनी क्लासेस लेता है, और रवि बार बार रवि 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 रवि। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको चेंज कर देते हैं, एक छोटा वर्ड यूज कर लेते हैं नाउन की जगह, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को। अब सवाल यह है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है? तो बहुत सारी जगह पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, विच, दैट, हु, हुम, हुज। इसके अलावा हिम, हिज, हर, आर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्व्स, देम सेल्फ, और ऐसे करके वन सेल्फ। बहुत सारे प्रोनाउन हैं। तो अब इनको कैसे समझें? तो जैसे बहुत सारे नाउन्स को समझने के लिए हमने उन्हें कैटेगराइज कर लिया था, हमने उनकी कैटेगरी बनाई, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, नॉन काउंट, काउंट। ऐसी हम आओ प्रोनाउंस की कैटेगरी बना लेते हैं। तो प्रोनाउंस के यूसेज के आधार पे जब हमने कैटेगरी बनाई, तो हमारे पास कौन कौन से बन के आए? एक तो हमारे पास है नॉमिनेटिव प्रोनाउन, जिन्हें आप सब्जेक्टिव कह लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, हु, वन। ये सारे के सारे हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। इसके बाद आती है भाई दूसरी कैटेगरी, जो कहलाती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसमें आई मी बन जाता है, यू अस हो जाता है, वी अस हो जाता है, यू यू ही रहता है,
दे देम हो जाता है, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, हु का हुम, और वन का वन ही रहता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन से वाले, पजेसिव, जिसमें ये हो जाता है माई या माइन, आर या आर्स, योर या योर्स, देयर या देयर्स, हर या हर्स, हिम का हिस, ये इट्स, ये हुस, और वन के साथ लग जाता है एपोस्ट्रोफी एस। ये कौन से कहलाते हैं, ये वाले कहलाते हैं पजेसिव। पजेसिव केसेस। और आखिरी वाला कहलाता है एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या हो जाता है भाई, इसमें ये हो जाता है माई सेल्फ, ये हो जाता है आर सेल्व्स। कुछ लोग आर सेल्फ भी पढ़ते हैं या लिखते हैं, जो कि गलत होता है स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में। अमेरिकन इसे यूज कर लेते हैं, पर अकेडमिक्स में और स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में गलत होता है। आर सेल्फ ही यूज करना है। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। ये सिर्फ देम सेल्व्स होता है। अगर कोई सेल्फ लिखता है तो वो गलत होता है। हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, इसका कुछ नहीं होता। और ये वन सेल्फ। ठीक है, आइए अब इसे थोड़ा एक एक करके समझते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए याद रखिए, whenever a pronoun is used as a subject in a sentence, it should be in its subjective form। समझे, जब भी किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल, सब्जेक्ट के रूप में होगा, कर्ता के रूप में होगा, तो वह हमेशा अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही पाया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, इट इज देम या इट्स देम हु वर्क हार्ड। कुछ और सेंटेंस देखिए, I have loved them, she helped us, we decided to defeat him। अब इन कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। आप हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब देखते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने जाएंगे, तो आपने मेरे साथ जाना था कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगी, हर बार सब्जेक्ट और वर्ब होगी। तो आपको वर्ब देखनी है। ये डिसाइडेड किसके लिए लिया, वी के लिए लिया ना। डिसाइडेड किसके लिए लगा है, वी के लिए लगा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये सब्जेक्टिव है। वर्ब किसके लिए आती है, सब्जेक्ट के लिए आती है। ये वर्ब किसके लिए आई, इस सब्जेक्ट के लिए आई। ये वर्ब किसके लिए आई, इस सब्जेक्ट के लिए। तो ये सारे हो गए सब्जेक्टिव। क्या इनके लिए कोई वर्ब है ना, तो इसलिए इन्हें लिखा गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि ये तीनों कौन है, ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है,
ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर काम किया जाता है। तो शी ने हेल्प करी किसकी? अस की। अस ने कुछ नहीं करा। तो डूअर कौन होता है? वो सब्जेक्टिव होता है। और रिसीवर कौन होता है? ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, रिसीवर है, ये सब्जेक्टिव है। कौन है? डूअर है, करने वाला। इसलिए ये जितने हैं देम अस हिम आपको हमेशा मिलेंगे कौन सी वाली कैटेगरी में? इसमें देम अस हिम। ठीक है। और इधर वालों में आओगे, आई शी और वी, ये कहां मिलेंगे? सब्जेक्टिव में मिलेंगे। आई, वी और शी तीनों सब्जेक्टिव में मिले। तो जब भी किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब पहले वाले की बात कर लेते हैं। इट इज देम हु वर्क। तो ये वर्क क्या है? वर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब है। किसके लिए आया है? देम के लिए। पर गलत हो गया ना, पर देम तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आता, इसलिए यहां पे देम काटना पड़ेगा और देम की जगह आपको यहां पे लिखना पड़ेगा दे। देम की जगह क्या लिखा है मैंने? दे लिखा है। देम की जगह दे क्यों लिखा मैंने? यहां पे दे क्यों आया? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। दे सब्जेक्टिव ना। देखो ये रहा दे। तो जब भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह लिखोगे तो सब्जेक्टिव वाली लिस्ट में से उठाओगे, ऑब्जेक्ट की तरह लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव वाली लिस्ट में से उठाओगे। ठीक है। अब एक बात और याद रखो, ये सारे ये जो वर्ब्स होती है ना, गेट, मेक या इनकी कोई भी फॉर्म, लेट, इन सब के साथ यही वाले प्रोनाउन आते हैं हमेशा। समझे? एग्जाम्पल देख लो, कॉन्सेप्ट यहां समझा रहा हूं, एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं। क्या कहते हो हमेशा? लेट देम लीव, इन्हें जाने दो। डोंट मेक हिम क्राई, इसे मत रुलाओ। तो देखो हिम ही आया, देम ही आया, और कुछ नहीं आ सकता। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तो मी आया, हिम आया, देन आया, तीनों क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया आपको कि गेट के साथ, मेक के साथ, ये लेट के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज, ये वाले जितने हैं, देखो ये जो इधर वाले हैं ना, ये है, अगर ये टेबल अच्छे से समझ में आ गए ना, पूरे प्रोनाउन समझ में आ गए, बस ये टेबल अच्छे से समझ लो। ये है पजेसिव प्रोनाउंस, और जो ये वाले हैं ये है पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ जी, ये वाले पजेसिव प्रोनाउन है और ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब हुआ? पजेसिव प्रोनाउन तो प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, नाउन नहीं है उसकी जगह प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो जानते हो कैसे यूज होंगे? वो हमेशा अपने से पहले एक नाउन लेंगे। अगर आप उससे पहले एक नाउन नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं समझे? दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा माई डैश इज ब्यूटिफुल। ठीक है, कोई मतलब है इस बात का? माई इज ब्यूटिफुल, तुम्हें कुछ ना कुछ तो यहां पे लिखना पड़ेगा। जब तुमने कहा योर इज स्मॉल, कोई मतलब है इस बात का? देयर इज ब्लैक,
कोई मतलब है इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। माई इज ब्यूटीफुल, योर इज स्मॉल, देयर इज ब्लैक, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक नाउन चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, बिना नाउन के कंप्लीट नहीं होंगे। तो तुम्हें कहना पड़ेगा, जैसे तुमने कहा कि माई हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो जब मैंने कहा माई हाउस इज ब्यूटीफुल तो किसी ने पलट के कहा माइन इज अगली, मेरा गंदा है। किस चीज की बात हो रही है? हाउस की बात हो रही है। यहाँ पे बोला ना माई हाउस इज ब्यूटीफुल, तो किसी ने पलट के कह दिया माइन इज अगली, कि मेरा तो गंदा है। तुमने किसी से कहा मेरा हाउस बड़ा सुंदर है, तो उसने पलट के कह दिया मेरा गंदा है, ठीक है। तो माइन इज अगली, माइन किसके लिए यूज किया? हाउस के लिए, तो प्रोनाउन की तरह यूज हो गया। ये ऐसे ही आ जाएगा, ये बिना नाउन के आ जाएगा, पर माई बिना नाउन के नहीं आएगा। जैसे योर इज स्मॉल, जैसे आपने कहा योर कार इज स्मॉल, किसी ने पलट के कहा आर्स इज लार्ज, आर्स इज बिग, हमारी बड़ी है। भाई किस चीज की बात हो रही है? कार की बात हो रही है, क्योंकि यहां पे योर कार बोला गया है। नाउन आएगा किनके साथ? जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ। ऐसे ही आपने कहा, देखो नीचे योर्स कार लिखने की जरूरत नहीं है, योर्स इज बिग कंप्लीट है, बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है? जो पहले कार थी उसके बारे में बात हो रही है। देयर इज ब्लैक, तो तुमने कहा देयर सूट, ठीक है, इज ब्लैक, उनका सूट कैसा है? ब्लैक है। तो तुमने कह दिया हर्स इज वाइट, उसका वाइट है। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? आप बात कर रहे हैं मेरे बच्चे सूट की। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये वाले जो हैं ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। डू नॉट नीड अ नाउन विद देम, इन्हें अपने साथ नाउन की जरूरत नहीं है। और ये क्या? नीड अ नाउन विद देम, इन्हें अपने साथ एक नाउन की जरूरत है, ठीक है। तो इधर वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता है। इधर वाले पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो हमेशा प्रोनाउन के साथ ही आएंगे, ठीक है। नीचे वालों में टेंशन नहीं है, दोनों को कैसे भी यूज कर सकते हो, तो ये जहां कॉमन है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव पे। तो देखो एम्फैटिक जो होते हैं ना, एम्फैटिक, इनका काम होता है ओनली एम्फेसाइजेशन। एम्फेसाइजेशन का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज पे जोर लगा के कोई बात कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे बहुत ही सिंपल है, यहां बताता हूं, आई विल डू इट भी कह सकते हैं आप। इसी बात को अगर और एम्फेसाइजेशन के साथ कहना है तो आई ये भी कह सकते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो एक तो हो गया आई विल डू इट, और एक होगा आई माई सेल्फ विल डू इट। एक होगा शी कैन गो, और आप ये भी कह सकते हैं शी हर सेल्फ कैन गो। बहुत सारे लोग हर सेल्फ को बाद में लगा देते हैं, यहां पे लगा देते हैं, जो कि बहुत सही तरीका नहीं है। सही तरीका यह है कि आप सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा दें, ठीक है। बाद में भी ठीक होता है, पर बेस्ट तरीका यही है कि आप सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा दें। तो आई माई सेल्फ विल डू इट, या फिर शी हर सेल्फ कैन गो, या फिर आपने कहा यहां पे और यू योर सेल्फ हैव टू परफॉर्म। तो 3 एग्जाम्पल दे दिए आपको ये समझाने के लिए कि भाई एम्फेटिक क्या होता है। कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ थोड़ा जोर दे देता है। एक बात तो यह है ये मैं खुद करूंगा, एक बात है ये मैं खुद ही करूंगा, ठीक है, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो जब आप थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस दे के कह रहे हैं इस बात पे कि आप खुद ही करेंगे, तब आप माई सेल्फ लगा देंगे। वो जा सकती है, शी कैन गो, वो जा सकती है। शी हर सेल्फ कैन गो, वो खुद जा सकती है, तो खुद वाला सेंस देता है, ठीक है। जैसे ये मैं करूंगा और ये मैं खुद करूंगा, बस इतनी सी चीज है। तो ये खुद बताता है, एम्फैटिक प्रोनाउन खुद बताता है। अब
ये जो है ना रिफ्लेक्सिव, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके बारे में मजेदार बात है, बताता हूं क्या। ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। तुम कहोगे सर बड़ी खतरनाक लैंग्वेज बोल दी। कोई खतरनाक लैंग्वेज नहीं है, कुछ सेंटेंसेस देखना जरा ध्यान से। ये दो सेंटेंसेस हैं, इन्हें ध्यान से देखो और जरा सोचने की कोशिश करो कि इसमें क्या एरर है। देखो भाई, ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे अगर आपने कहा आई इंजॉय अ लॉट, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना क्या इंजॉय किया। जैसे आपने मान लीजिए बताया है आई इंजॉय द मूवी अ लॉट, आई एंजॉयड द फूड अ लॉट, आई एंजॉयड योर कंपनी अ लॉट, आई एंजॉयड द लेक्चर अ लॉट। बताओगे ना कि भाई क्या एंजॉय किया। और अगर तुम ये कहना चाह रहे हो भाई मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया, सिर्फ यही कहना चाह रहे हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा आई एंजॉयड माई सेल्फ अलॉट। और ये काम होता है किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब का, क्योंकि एंजॉय किया तो क्या एंजॉय किया ये बताना पड़ेगा। जैसे अडेप्ट का मतलब है अपने हिसाब से चेंज करना। तो क्या बदला, शी अडेप्टेड क्या, सो शी अडेप्टेड हर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स चेंज करी। हर नेचर, अपनी नेचर चेंज करी। लैंग्वेज, क्या चेंज किया। और तुम कह रहे हो अगर खुद ने चेंज किया, खुद को चेंज किया, तो शी अडेप्टेड हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द विलेज। तो ऐसे हमारे पास और भी वर्ब्स होते हैं, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, जिनके साथ आपको ऐसे करना है। एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय, अवेल, रिजाइन, एम्यूस, reconcile, avenge, apply, exert,
एक्विट। तो एक्विट का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को दोष मुक्त करना। एक्विट मतलब टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को दोष मुक्त करना। एक्सर्ट, दबाव लगाना, अप्लाई करना, एक्सर्ट प्रेशर कहते हैं ना, एक्सर्ट प्रेशर मतलब दबाव लगाना किसी चीज पे। अप्लाई आप जानते हैं। एवेंज का मतलब होता है, एवेंजर्स जानते हो ना, क्या किया था उन्होंने? एवेंज किया था, किसी और के लिए बदला लेना, किसी और के लिए लड़ना, सही कॉज के लिए लड़ना, इज अवेंज। रिकनसाइल का मतलब होता है सहमति करना, अग्री हो जाना, ठीक है। एडजस्ट आपको पता ही है, ठीक करना, ठीक है। रिजाइन भी आपको पता है, बाकी सारे पता है। तो इन सब वर्ब के साथ आपको क्या करना है? यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब? इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मिसिंग, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा होता आई एंजॉयड द मूवी अलॉट, तो माई सेल्फ नहीं लगता। मैं कहता आई एंजॉयड द मूवी अलॉट, आई एंजॉयड माई सेल्फ द मूवी नहीं कहेंगे। तो या तो माई सेल्फ या द मूवी, तो या तो उस चीज की बात करो जो एंजॉय करी, नहीं तो फिर ये बताओ कि क्या एंजॉय किया, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। मैंने आपको बताया कि ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, जहां भी सब्जेक्ट आएगा इनके साथ वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। ये मैंने आपको बताया हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, जब भी किसी पर काम किया जाएगा तो ये आ जाएंगे। गेट, लेट, लेट और मेक के साथ भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको बताया ये दो होते हैं, इधर वाले पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन है बिना नाउन के यूज होंगे, पहले वाले नाउन पे यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ये अकेले नहीं आएंगे, हमेशा अपने साथ एक नाउन लेंगे। सबके एग्जाम्पल्स मैंने आपको अगले पेज पे दिए हैं। फिर मैंने आपको बताया एम्फेटिक कौन से होते हैं, बड़े सीधे साधे भोले भाले, सिर्फ वो एम्फेसाइजेशन करते हैं। और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दिए कि देखो किस तरीके से ये एम्फेसाइजेशन कर रहे हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एम्फेटिक के एग्जाम्पल है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर हम वापस गए और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा। रिफ्लेक्सिव कौन होता है? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बताता है, ठीक है। कब? जब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आप इसे यूज कर लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। दम लगाइए, हर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दिए 5 सेकंड। अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप मुझे पॉज कर दीजिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी जानेंगे। ऑल द बेस्ट। अब देखो लेट के साथ बताया था ना, लेट हिम होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पढ़ाई हुई चीज है, आज ही पढ़ाया, पीछे पढ़ाया, उसी पे क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन कहता है शी अडेप्टेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग, अब क्या अब इसने बोला शी अडेप्टेड एवरीथिंग, क्या है आप यहाँ पे हर सेल्फ लगाएंगे? सोच के देखिए, शी अडेप्टेड हर सेल्फ एवरीथिंग, नहीं, उसने ये ऑब्जेक्ट दे दिया है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो शी अडॉप्टेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आंसर जाएगा डी, नो एरर। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पे इस हर सेल्फ की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज ए। क्यों? याद रखो,
कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती ही नहीं है, उनका मीनिंग गलत हो जाता है। जैसे बेथ, नहाने वाली, जिस नहाना जिसका मतलब है। क्वालिफाई, टर्न, हाइड, कीप, स्टॉप, मूव, रेस्ट। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो आप ये नहीं कह सकते आई बेड माई सेल्फ टूडे, इसका मतलब हो जाएगा आज मैंने खुद को नहलाया, बाकी दिन मैं पड़ोसी नहलाता हूं, है ना। तो ये थोड़ी कहना चाहते हो आप, इसलिए माई सेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे शी स्टॉप्ड herself from abusing him, उसने खुद को रोक लिया उसे अब्यूज करने से। ये हिंदी है, हिंदी में हम इस तरीके से यूज करते हैं, बट अंग्रेजी में नहीं करते। उसने खुद को रोक लिया मतलब क्या, बटन बटन था तो दबाया अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, फ्रॉम अब्यूजिंग हिम, उसे अब्यूज करने से, बस सिर्फ इतना बोलेंगे। तो ये हर सेल्फ माई सेल्फ नहीं आएगा। इसी तरीके से शी हाइड्स, उसने खुद को छुपा दिया, ये क्या बात हुई। अगर उसने रिमोट छुपा दिया, उसने ज्वेलरी छुपा दी, ठीक है, उसने कोई लेटर छुपा दिया, डॉक्यूमेंट छुपा दिया, पैसा छुपा दिया, समझ आता है। खुद को छुपा दिया डज नॉट मेक सेंस। तो शी हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन्स, सीधी सी बात है, वो छुप गई, ना कि उसने छुपाया। तो ये वर्ब्स भी याद रखिए, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर को आता होगा। देखिए याद रखिए, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस किस केस में, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस केस ऑफ कॉमन कर्टेसी। कॉमन कर्टेसी का क्या मतलब है भाई, एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारे पास होगा कोई पॉजिटिव आइडिया या न्यूट्रल आइडिया, तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन होगा वो होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर इसे और शॉर्ट में जानना है तो 2 3 1 ये रहेगा सीक्वेंस। कब, जब तुम किसी पॉजिटिव आइडिया की बात करोगे। इसे ऐसे समझ लो कि कुछ पॉजिटिव हुआ है तो उसका श्रेय पहले सामने वाले को दो, फिर जो मौजूद नहीं है उसको दो, और फिर लास्ट में थोड़ा खुद के लिए रख लो, इसलिए 2 3 1। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी नेगेटिव आइडिया की, तो ये हो जाता है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। और समझाने वाली बात है तो 1 2 3 ऐसे याद रखो। तो 2 3 1 1 2 3 ऐसे याद रखो। नेगेटिव काम करोगे 1 2 3 हो जाओगे, भाग जाओगे वहां से। ऐसे याद रखो, जैसे मैंने कहा यू, सुधा एंड आई सेलेक्टेड, सेलेक्ट हो गए, पॉजिटिव आइडिया 2 3 1, है ना। या फिर यू, ही एंड आई आर वर्किंग टुगेदर, पॉजिटिव आइडिया है।
यही नेगेटिव आइडिया हो जाएगा तो आप लिखेंगे आई, यू एंड ही आर रिजेक्टेड। आर क्यों आया? क्योंकि तीन लोग हैं, तुम, मैं, तुम और वो। अब नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले अपने आप को रखोगे, इसलिए रूल ऑफ कॉमन कर्टिसी है। ठीक है, यू, फिर सामने वाले को, फिर जो मौजूद नहीं है उसको, या फिर आई, यू एंड रमेश हैव गॉट फेल्ड। तो जब भी कोई नेगेटिव आइडिया होगा तो सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, पॉजिटिव आइडिया होगा तो सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। तो यहाँ पे आर गोइंग टू कंसर्ट टुगेदर, तो ये पॉजिटिव आइडिया है, तो पॉजिटिव आइडिया में 2 3 1 ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ठीक होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कह रहा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज डैश ओन यूनिक स्टाइल। सो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो देखो बॉय के लिए वैसे तो आप यहाँ पे हिज भी लगा सकते हो, ये भी ठीक है, अगर और ऑप्शन नहीं होते तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे भी बढ़िया ऑप्शन है जहाँ पे हिज एंड हर दोनों दे रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बॉय दे रखा है और यहाँ पे गर्ल दे रखा है, तो बॉय के लिए हिज आ गया और गर्ल के लिए हर आ गया, तो आंसर यहाँ पे हिज एंड हर हो जाएगा। सी आंसर होगा, सी बेस्ट आंसर। लेकिन अगर सी नहीं दिया होता तो आप ये वाला आंसर लगाते। ठीक है, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या लगाते? ए ऑप्शन लगाते, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विच और दैट का डिफरेंस समझ लो। देखो विच का इस्तेमाल होता है जब आप देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, या फिर सिलेक्शन। जैसे मैंने कहा दिस इज द फोन विच हैज an Android system and 30 megapixel camera. So this is the system which has an Android, this is a phone which has an Android system and 30 megapixel camera. तो which क्या, क्योंकि ये आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, या फिर आपने कहा which of you have done this, तुम में से ये किसने किया है। तो जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो विच का इस्तेमाल करते हैं। दैट का इस्तेमाल आप बेसिकली नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं। सो दिस इज द कार दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बाय, क्योंकि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कार के बारे में। अब इससे पता नहीं चल रहा कार कैसी है, इससे पता चल रहा है फोन कैसा है, इसलिए विच लगाया। यहां पे सिर्फ बता रहा है एडिशनल बात कि भाई ये मैं कार खरीदना चाहता था, तो आंसर हो जाएगा इसमें दैट, बी इज द करेक्ट आंसर। हु, हुम और हुस, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है, ये बात याद रखिए, सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है। ये वाला नॉमिनेटिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव, ये वाला पॉजेसिव लिस्ट में भी देखेंगे तो ये ऐसे ही पढ़ाया है, याद रखिए। टिंग 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 टिंग, कहाँ गया? ये देखो लिस्ट, इस लिस्ट में मैंने बताया है कि हु नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव और हुज पॉजेसिव। तो ये मैंने इस लिस्ट में ही पढ़ा है, और ये सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, सिर्फ पर्सन्स, और ये दोनों थिंग्स एंड एनिमल्स।
कुछ केसेस में पर्सन के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, आगे जानेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यू आर द गर्ल डैश वॉन्ट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। सो यू आर द गर्ल हु। अब ये हु क्यों आया, याद रखो जब भी ना यहां पे जो लिखा होता है ये एंटीसीडेंट होता है, या इसे कुछ भी मान लो, एंटीसीडेंट मान लो यार, इसे नाउन मान लो, ग्रामर में इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग कभी भी आगे वर्ब होती है, अगर इसके लिए वर्ब होती है, याद रखिए, इफ एंटीसीडेंट हैज अ वर्ब टू फॉलो, यूज हु। if antecedent doesn't have a verb to follow, use whom। बस इतनी सी बात है। जैसे she is the woman dash I don't trust। अब देखो यार, आगे कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो वुमेन के लिए हो, नहीं है ना, आगे कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो वुमेन के लिए हो, एक ये वर्ब है जो आई के लिए है। तो यहां पे आंख बंद करके हुम लगा दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, यू आर द मैन यू आर द मैन डैश वी वॉन्ट टू प्ले वेल। तो यहां पे क्या मैन के लिए आगे कोई वर्ब है, क्या मैन के लिए आगे कोई वर्ब है, नहीं है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, हुम। आसान है ना। तो यू आर द मैन हुम वी वॉन्ट टू प्ले, ये वॉन्ट किसके लिए आया, वी के लिए आया, प्ले भी वॉन्ट के साथ आया, तो वो कोई भी वर्ब जो है मैन के लिए नहीं है। बट अगर मैं कहता सेंटेंस देखना ध्यान से, शी इज द गर्ल, ये है वो लड़की, तो इस लड़की की बात हो रही है, शी इज द गर्ल। हु लिखोगे या हुम लिखोगे, वी बिलीव, तो वी के लिए बिलीव आया, विल विन किसके लिए आया, वी विल विन, वी के लिए तो नहीं आया, ये विल विन किसके लिए आया, ये आया गर्ल के लिए। अब क्योंकि ये गर्ल के लिए आया इसलिए यहां पे आएगा हु, ना कि हु। सो दिस इज द गर्ल हु विल विन, वी बिलीव हम मानते हैं, तो वी बिलीव सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, जहां पे बीच में एक वर्ब लगा दी गई होगी और वो बराबर वाले सब्जेक्ट के लिए होगी, और आगे की वर्ब पीछे वाले आपके एंटीसीडेंट के लिए होगी। जैसे कह रहा है ही इज द मर्चेंट, ये है वो व्यापारी। हु वी थिंक, अब मैंने हु क्यों लिखा, हु मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वी थिंक तो यहां पे खत्म हो गई बात। सेल्स सुपर गुड्स, तो कौन बेचता है सुपर गुड, कौन बेचता है, मर्चेंट बेचता है। तो क्योंकि मर्चेंट के लिए वर्ब है इसलिए मैंने क्या लगाया, हु लगाया। मर्चेंट के लिए वर्ब नहीं थी तो क्या लगाया, हुम लगाया। तो क्या याद रखोगे, ये बात याद रखनी है, इफ एंटीसीडेंट हैज अ वर्ब टू फॉलो यूज हु, इफ एंटीसीडेंट डजंट हैव अ वर्ब टू फॉलो यूज हुम। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैंने यू आर द गर्ल हु वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, इसलिए मैंने क्या लगाया, हु लगाया, हुम नहीं लगाया। हुज तो वैसे भी आप जानते हैं पॉसेसिव होता है, इसमें बच्चे गलती नहीं करते हैं, आपने पीछे भी देखा है कि पॉसेसिव है। आंसर इज ए। इस पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, ये इन सबको ना रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? हु, whom, whose। ठीक है, आगे देखिए और क्लैरिटी आएगी आपको क्वेश्चंस करके। देखो भाई, राम एंड श्याम सपोर्ट ईच अदर होगा, क्योंकि ईच अदर किसके लिए आता है? फॉर टू। जैसे मैं कहूं इंडिया एंड रशिया, should cooperate with each other। लेकिन अगर मैं कहूं all the Asian countries should cooperate with one another, तो क्योंकि वन अनदर का इस्तेमाल होता है मोर देन टू के लिए, ये बात याद रखिए। तो दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो यहां पे वन अनदर गलत हो जाएगा और आप क्या लिखेंगे? ईच अदर लिखेंगे, क्योंकि ईच अदर दो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी आपने पीछे किया था। तो कह रहे शी कैन गो हर सेल्फ इन नो वन एल्स अवेलेबल टू अकम्पनी हर। तो कोई भी गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। मैंने बताया था कि ये एम्फेसाइजेशन के लिए आया है और ये वही कर रहा है, एम्फेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे दैट नहीं आएगा, इट शुड बी विच, क्योंकि क्या दी गई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है ना। आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी द बुक which I borrowed from the library is a fascinating read about ancient civilization। A is the correct answer। एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस whom की जगह आएगा who। क्यों भाई? द टीचर। तो टीचर के लिए कोई वर्ब है क्या आगे? आई के लिए तो एडमायर आया, सही है। ऑलवेज एनकरेजेस, तो आई एनकरेज करता है या टीचर करता है? आई एनकरेज करता है या टीचर करता है? टीचर करता है। तो भाई टीचर के लिए वर्ब है, और अगर टीचर के लिए वर्ब है तो आंसर हो जाएगा द टीचर ऑलवेज एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डू देयर बेस्ट। आई एडमायर, ठीक है, किसको? द टीचर हु एनकरेजेस, द टीचर हु ऑलवेज एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डू देयर बेस्ट, आई एडमायर हिम, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये आई के लिए सिर्फ एडमायर आया, बाकी की ये वर्ब किसके लिए आई है? टीचर के लिए आई है, इसलिए क्या आएगा? हु आएगा। आंसर हो गया ए। मैंने बताया था ना, अगर एंटीसीडेंट के लिए वर्ब है तो हु आएगा, नहीं है तो हुम आएगा। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक। तो याद रखिए, जहां भी आपको दिख जाएगा ना ईच, एवरीवन, एवरी, समवन, somebody, everybody, nobody, या यार ऐसे समझ लो कोई भी बडी या वन वाले, तो इन सब के साथ आप यूज करेंगे सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, साथ में सिंगुलर प्रोनाउन। नहीं समझे?
ऐसे होगा, एवरीवन हैज टू सबमिट, एवरीवन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, एवरीवन हैज टू सबमिट देयर फीस नहीं, उनकी फीस नहीं, हिज फीस, अपनी अपनी फीस। ठीक है, अगर यहां पे दे होता तो हम कह सकते थे दे हैव टू सबमिट, आप कह सकते थे देयर फीस। ठीक है, तो एवरीवन के साथ भी यही होगा और ही के साथ भी, ही हैज टू सबमिट हिज फीस, एवरीवन हैज टू सबमिट हिज फीस। इसी तरीके से ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर हिज ओन यूज, तो ईच वगैरह के साथ आप सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, हिज ओन यूज, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यह है प्रोजेक्ट, तो यह है नाउन, है ना, तो क्या हो जाएगा हुज, जिसका प्रोजेक्ट, ये है वो स्टूडेंट जिसका प्रोजेक्ट, हुज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन दे रखा है और इसलिए नाउन किसके लिए आता है, पोजेशन वाले केस में आता है, तो ही इज द स्टूडेंट हुज प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपने सुना होगा, हम बोलते हैं इट्स मी, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, इट्स मी, ये गलत होता है भाई, ये इट्स मी नहीं होता, इट वॉज मी नहीं होता, इट्स आई होता है। क्यों, क्योंकि आगे वर्ब लिखी है, इट आई हु टेलीफोन्ड, ये वर्ब है इसके लिए। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें शुरू में कराया था, इट इज दे, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो इट इज देम की जगह इट इज दे कराया था, हु वर्क हार्ड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो ये क्या कह रहा है, इट इज आई हु टेलीफोन्ड, तो आंसर हो जाएगा ए। हम हमेशा कहते हैं इट्स मतलब इट इज, याद रखिए एक ही बात है, इट्स इज इक्वल टू इट इज, तो ये मी नहीं होगा कभी, क्या होगा, आई होगा। इसी तरीके से हर नहीं होगा कभी, शी होगा। इसी तरीके से हिम नहीं होगा कभी, ही होगा, सब्जेक्टिव यूज होगा क्योंकि आगे उसके वर्ब आएगी। सो इट इज आई हु टेलीफोन्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, द टीम मेंबर्स हेल्प ईच अदर विद देयर प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज। अब टीम मेंबर्स हैं तो ये तो नहीं है कि दो हैं, दो से ज्यादा ही होंगे, इसलिए जनरल सेंस में आप वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे, आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो अब जरा फटाफट कुछ स्पेलिंग्स लगा लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, गलत वाली बतानी है। हाँ भाई, तो एटिकेट में डबल टी आती है, ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, एटिकेट, तमीज। एक्यूजिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, मतलब एकदम ही जबरदस्त वाला ब्यूटीफुल। रेस्टोरेंट जानते हैं, स्कैवेंजर का मतलब होता है जो हमारे पास ये होता है ना, वल्चर, जैकॉल, इस तरह के जो जानवर होते हैं जिनका काम होता है जंगल की सफाई करना, उन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। आंसर इज ए, एटिकेट्स। यही बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, गलत वाली बतानी है। तो अप्रैल की स्पेलिंग सीज क्या, इसका मतलब होता है क्लोथिंग। करियर आपको पता है, फासिस्ट का मतलब होता है नार्सिस्ट, या आप कह सकते हैं बायस्ड, पार्शियल।
हाइजीन की स्पेलिंग गलत है, HYGIENE, हाइजीन ये होती है। आंसर इज ए। अब इसमें आप देखेंगे कि स्पेलिंग किसकी गलत है, रिसाइड की ठीक है। रिसाइड का मतलब होता है अबोर्ड, रहना कहीं पे। रिवाइज आपको पता है, एडवाइस पता है। ये DEMISE डिमाइस होता है, जिसका मतलब होता है डेथ। आंसर हो जाएगा डी। अब यहां पे क्या गलत हुआ है, एंग्जाइटी की स्पेलिंग सही है। एंग्जाइटी का मतलब होता है वरी। बिलीव आपको पता है, हाइट पता है, ठीक है। ये PIETY होता है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, गिवन टू गॉड या गॉडेस, किसी देवी देवता को देने वाला सम्मान। तो आंसर इसमें भी हो जाएगा डी। यहां पे देखिए ऑफर्ड की स्पेलिंग सही है, मैरिट की ठीक है, बेनिफिटेड की ठीक है। एडमिटेड में डबल टी आता है, एडमिटेड, बेनिफिटेड में नहीं आता डबल टी। तो आंसर हो जाएगा ए। और भाई यहां आपकी क्लास होती है खत्म, जहां आपने मेरे साथ नाउंस पढ़े, प्रोनाउंस पढ़े और कुछ वो कैब स्पेलिंग्स करी। ठीक है, होमवर्क आपका यही है कि आप ज़रूर इसकी डीपीपी ज़रूर लगाइए। डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीपी आपका आईना दिखाएगी, आपको बताएगी कि आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है। डीपीपी में और कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स आप क्लास में नहीं पढ़ते, ताकि एक आध जो क्लास में रह गया है वो आपको वहाँ मिल जाए। तो डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप वीकली टेस्ट भी लगाते रहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि वो करे रीडिंग। जो बच्चा रीडिंग नहीं करता है ना, उसका कुछ नहीं होना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ रीडिंग करिए। कोई भी नॉवेल, मैगजीन आपके पास हमेशा होना चाहिए। टारगेट करिए कि हर दिन के 1000-2000 वर्ड आप पढ़ लें, जिसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है। अगर इतना कर लेंगे तो अंग्रेजी में एकदम ज़बरदस्त होते चले जाएंगे। आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी रिटन है, आपकी राइटिंग इंग्लिश स्किल्स, आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, आपके स्पोकन इंग्लिश स्किल्स और आपके कन्वर्सेशनल स्किल्स, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।